जादुई पेड़। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। उन दोनों में से जो बड़ा भाई था वो बड़ा खराब था, हमेशा गुस्सा में रहता था और अपने बड़ों को सम्मान भी नहीं करता था। वहीं उसका छोटा भाई बहुत ही दयालु था और सबसे अच्छे से व्यवहार करता था और अपने छोटे बड़े को सम्मान भी करता था। एक दिन बड़े भाई रामू बोलता है, शामू शामू कहाँ हो तुम? हाँ भैया आता हूँ। आज मैं जंगल जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच लाऊंगा। भाई आप लकड़ियों के लिए पेड़ों को मत काटना, जो लकड़ियाँ नीचे गिरा रहेगा उसे उठाकर ले आना, इससे हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। तो चुपचाप रह, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। फिर रामू जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ उसे कुछ ही लकड़ियाँ मिलती है। तभी उसका नजर एक पेड़ के ऊपर जाता है। फिर वे उसे देखकर मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, क्या पेड़ है। अगर मैं इस पेड़ का लकड़ी बाजार में बेचूंगा तो अच्छा दाम मिलेगा मुझे। तभी पेड़ बोलता है, रुको भाई, मुझे मत काटो। मेरे सखाए पर कई जीव रहते हैं, उनका भरण पोषण मेरे फलों से होता है, उनका क्या होगा? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस तुम्हारी लकड़ी चाहिए। मैं इन लकड़ियों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। पेड़ को बहुत समझाने के बाद रामू नहीं मानता है। फिर पेड़ को गुस्सा आ जाता है और रामू को अपने मुंह में समा लेता है। बहुत समय हो गया, भैया अभी तक नहीं लौटे, कहाँ रह गए? सुबह ही गए, अभी तक खाया भी नहीं कुछ उन्होंने। शामू मन ही मन में सोचता है और फिर वे जंगल की ओर अपने भाई को ढूंढने चला जाता है। ढूंढते ढूंढते वे जादू के पेड़ के पास जा पहुंचता है। वे उस पेड़ को देखता है कि बहुत सुंदर और आकर्षक लग रहा होता है। अरे वाह, क्या पेड़ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तुम कौन हो? फिर शामू डर जाता है और चक्कर खाकर गिर जाता है। फिर बाद में उसे होश आता है। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो पेड़ हो। फिर पेड़ ने अपने बारे में और उसके भाई के बारे में बताया। तुम मेरे भाई को छोड़ दो, वो थोड़े गुस्से वाले हैं, उनके तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। ठीक है, पूछिए। मेरा पहला सवाल, इस संसार में सबसे तेज गति किसकी है? फिर श्यामू सोचकर बोलता है, मन। वो कैसे? मन एक ऐसा चीज है जो हवा से भी तेज होता है, ये यहाँ से वहाँ भटकता है और सबसे ज्यादा यही चंचल होता है। दूसरा सवाल, संसार में ऐसा कौन सी चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता? ज्ञान। वो कैसे? संसार में ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। चाहे व्यक्ति का अच्छा समय हो या बुरा समय, ज्ञान हमेशा उसका मदद करता है। सही जवाब। अब अगला सवाल, इस संसार में ऐसा क्या है जिससे इंसान जैसा चाहे वैसा बन सकता है? उसकी सोच और खुद पे आत्मविश्वास। वो कैसे? आपकी सोच और आपकी आत्मविश्वास ही तय करते हैं कि आप क्या बनते हो। अगर आपकी सोच और आपकी आत्मविश्वास आपसे ये कहते हैं कि आप कामयाब होंगे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वाह, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने सारे सवालों का सही जवाब दिया है। मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ और साथ में इनाम भी देता हूँ। फिर पेड़ ने शामू को उसका इनाम दिया और साथ में उसका भाई भी दे दिया। फिर वे दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर चले गए। भोलापुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। रामू अकेला था, इसलिए वे किसानों से जाकर सब्जी लाया करता था। अपनी मेहनत की कमाई रामू बहुत संभाल कर रखता था, परंतु रामू उस कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन रामू जब अपना सब्जी बेच रहा था, तभी वे देखा कि एक महिला अपने सिर पर एक टोकरी लेकर सब्जी बेच रही थी।
सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। रामू उस बूढ़ी महिला को देखकर हैरान हो गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। अगले दिन रामू को सब्जी बेचने से पहले ही वो बूढ़ी महिला घर घर आकर सब्जी बेच दिया। सब्जी ले लो। जब तक रामू सब्जी बेचने पहुंचा तब तक किसी को सब्जी की जरूरत नहीं थी। फिर रामू को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगा। सोचा कि वे कल भी जल्दी आएगा और कुछ ना कुछ जरूर बेचेगा। फिर रामू और सवेरे सब्जी बेचने आने लगा, परंतु अगले दिन भी वही हुआ। सब्जी ले लो। कुछ दिन ऐसा ही बीतता रहा और रामू जानना चाहता था कि वे बूढ़ी औरत इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच लेती है। रामू उस बूढ़ी औरत को पीछा करने लगता है। फिर बूढ़ी महिला को पता चल गया और वह मुड़कर रामू से पूछा, बेटा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो। मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप इतने जल्दी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही हैं। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, पर मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई होता है उससे अपना गुजारा करता हूँ, पर अब कई दिनों से आपके वजह से कोई कमाई नहीं हुई है। अरे किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है और मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। अरे तुम्हें बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर के जितने भी इर्द गिर्द जमीन है उसमें ही सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अरे अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। फिर किसान सीधा घर गया और घर से बीज उठाए और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगे। फिर कुछ हफ्तों के बाद उनके सारे सब्जियां अच्छे से उगने लगे। फिर रामू अपने सब्जियों को उखाड़ा और तोड़ा और तोड़कर अपनी टोकरी में रख लिया और टोकरी उठाकर बेचने चल दिया। फिर वे ठेले पर रखकर गांव-गांव घूम-घूम कर बेचने लगा। दिन पर दिन रामू की सब्जी और उगने लगे और वे अच्छा पैसा कमाने लगा। फिर वे धीरे धीरे पैसा जमा करके अपने खेती के लिए वे एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। रामू अब खेती बाड़ी करने लगा और उसके फसल अच्छे खासे उगने लगे। जल्द उन्होंने कई तरह सब्जियों का एक दुकान खोल ली। गांव के सारे लोगों को रामू की सब्जियां अच्छा लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जियां खरीदने। रामू ने अब नौकर चाकर को भी अपने काम पर लगाने लगा और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ही ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे रामू ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया। उसको रामू बहुत पसंद आया और अपनी बेटी के हाथ रामू को दे दिया। अब रामू के पास अच्छे कारोबार और सुंदर परिवार है। फिर वे अपने जीवन खुशी खुशी से जीने लगा। समझदार घड़ा। एक नदी के किनारे दो घड़े रखे हुए थे। एक घड़ा मिट्टी का बना हुआ था और दूसरा पीतल का। एक बार नदी में जोरों की बाढ़ आ गई और वे दोनों घड़े पानी के बहाव में बहने लगे। मिट्टी के घड़े पीतल के घड़े से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वे उससे टक्कर ना खाए। तभी पीतल का घड़ा बोला, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें टक्कर नहीं मारूंगा। मुझे पता है दोस्त कि तुम जानबूझकर मुझे टक्कर नहीं मारोगे, लेकिन ये तेज बहाव की वजह से हम दोनों जरूर टकरा जाएंगे।
और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बचाने पर भी मैं नहीं बच सकूंगा और 1 मिनट में ही टूटकर बिखर जाऊंगा। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से दूरी बना कर रहें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो उससे अलग रहना ही अच्छा है, चाहे उस समय के लिए वह तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। हाथी का दोस्त। ये बहुत समय पहले की कहानी है। रामपुरा गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी रहता था। उस हाथी का कोई भी दोस्त नहीं था और वो अकेला रहता था और उसके साथ कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता था। वह हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटकता रहता था। एक बार वह हाथी जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात एक सियार से हो जाता है। फिर वह हाथी उस सियार से बोलता है, सियार भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा इस जंगल में कोई भी दोस्त नहीं है। फिर सियार बोलता है, हाथी भाई, मैं एक माद में रहता हूँ और आपका शरीर इतना बड़ा है, आप मेरे घर में कभी नहीं अट सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वह सियार वहां से चला जाता है और हाथी वह भी निराश होकर वहां से चला जाता है। फिर हाथी को रास्ते में एक बत्तख मिलता है। फिर वह बत्तख से बोलता है, बत्तख भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जंगल में सारे जानवरों से मैंने पूछा, लेकिन कोई भी मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम मुझसे करोगे? फिर बत्तख हाथी से बोलता है, मुझे माफ करना हाथी भाई, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पानियों में खेलता हूँ और आप इतने बड़े विशाल, आप तो पानी में खेल नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे माफ करना, आपसे मैं दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर बत्तख भी वहां से चला जाता है। फिर हाथी निराश होकर जंगल में अकेला घूमने लगता है। हाथी जब जंगल में घूम रहा होता है तब उसे एक सांप दिखाई देता है। फिर वह सांप के पास जाता है और उस सांप से कहता है, सांप भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप तो मना नहीं कीजिएगा ना? फिर सांप बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों मना करूँगा, जो तुम्हें पूछना है पूछो। फिर हाथी बोलता है, सांप भाई, इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, बिल्कुल मैं अकेला हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर सांप बोलता है, मुझे माफ़ करना हाथी भाई, मैं बिल में रहता हूँ और आप इतने बड़े मेरे बिल में आ ही नहीं सकते हैं, तो दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होगा जब आप मेरे घर ही नहीं आ सकते हैं। मुझे माफ़ करो, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर पाऊँगा। इतना कहकर वो सांप भी वहां से चला जाता है। फिर वह हाथी निराश होकर जंगल में घूमने लगता है। तभी वह देखता है कि सभी जानवर डर के मारे जंगल से भाग रहा होता है। फिर हाथी एक बकरी को रुकाता है और उससे पूछता है, अरे बकरी बहन, तुम सब क्यों भाग रही हो? फिर बकरी बोलती है, अरे हाथी भाई, हम लोग शेर से डर कर भाग रहे हैं, कहीं वो हम सबको मारकर खा ना जाए। इतना कहकर वो बकरी भी वहां से भाग जाती है। फिर वह हाथी उस शेर का सामना करता है और शेर से बोलता है, अरे शेर भाई, तुम क्यों इन मासूम जानवरों को मारते हो? मिलजुल कर रहो, इसी में तुम्हारा भलाई है। फिर शेर बोलता है, अरे तुम यहाँ का राजा बनने की कोशिश मत करो, चलो तुम अपने रास्ते निकल लो और मुझे अपना काम करने दो। फिर हाथी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना सूंड में लपेटकर उस शेर को उठाकर फेंक देता है। फिर वह शेर वहाँ से भाग जाता है और सभी जानवर उस हाथी के पास आ जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। कबूतर और सियार की दावत। एक जंगल में एक सियार रहा करता था। सियार खाने की तलाश में इधर उधर जंगल में घूम रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर सियार को एक कबूतर दिखाई दिया। फिर वह सियार सोचने लगा, अरे वाह, क्या बात है, क्यों ना हमें इस कबूतर को ही खाना चाहिए, इसका मांस ताजा और मुलायम भी होगा। फिर वह सियार कबूतर के पास गया
और कबूतर से बोला, कबूतर भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा इस जंगल में कोई भी दोस्त नहीं है और मैं अकेला ही रहता हूँ। फिर कबूतर ने बोला, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, लेकिन ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है ना? फिर शियार ने बोला, नहीं, मेरा कोई चाल नहीं है। फिर कबूतर ने बोला, चलो ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। फिर कबूतर शियार से दोस्ती कर लेता है और दोनों मिलजुल कर साथ रहने लगते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद वह शियार उसे खाने के लिए योजना बनाता है। फिर वह कबूतर के पास जाता है और कहता है, अरे कबूतर भाई, क्या तुम आज मेरे घर आ सकते हो? मैं तुम्हारे लिए एक दावत रखा हूँ। फिर कबूतर हाँ में जवाब देता है और शियार वहाँ से चला जाता है। फिर कबूतर शियार के घर के लिए निकल पड़ता है। जब कबूतर उसके घर के पास पहुँचता है तो देखता है शियार कुछ सोच रहा होता है और सोचते हुए बोलता है, अरे वाह, आज तो मेरा लकी डे है। आज मैं उस कबूतर का ताज़ा मांस जो खाऊंगा। वाह, मैं कितना चालाक हूँ। इतना कुछ बोलते हुए उस कबूतर ने सुन लिया। फिर वह कबूतर उसकी ये सारी बातें सुना और वहाँ से भाग गया। फिर वह शियार उस कबूतर का इंतजार करता ही रह गया। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर जंगल के सभी जानवरों को डराता रहता था। शेर भयंकर और बलशाली था, इसीलिए जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। एक दिन उस जंगल में एक हाथी राजा घूमने आया। शेर ने उस हाथी को देखा कि उसके जंगल में घूम रहा है। फिर शेर हक्कड़ कर उस हाथी को अपने पास बुलाता है और कहने लगता है, अरे हाथी, तुम इस जंगल में नए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है, इस जंगल का राजा मैं हूँ और मेरे आदेश के बिना कोई भी इस जंगल में घूम नहीं सकता। और तुम इस जंगल में आ ही गए हो तो तुम्हें मेरे आदेश पे चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें जो बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर वे हाथी डर गए और शेर के बात मानने लगे। फिर शेर ने बोला, सुनो, तुम अपने पीठ पर बिठाकर ये जंगल का सैर कराओ मुझे। फिर हाथी मान जाता है और शेर को अपने पीठ पर बैठने को बोलता है। फिर शेर छलांग मारकर हाथी के पीठ पर बैठ जाता है। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, शेर का शरीर डर से कांपने लगता है। फिर वे नीचे की ओर धड़ाम से गिर जाता है। जैसे ही शेर हाथी के पीठ पर से नीचे गिरता है, वैसे ही शेर को मौत हो जाता है। फिर जंगल के सारे जानवर उस शेर से छुटकारा पा लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन सब जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी है 4 मोमबत्तियों की। रात का अंधेरा था और चारों ओर बहुत अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। उस कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। एक मोमबत्ती का नाम शांति थी और दूसरे का विश्वास और तीसरे का प्रेम और चौथे मोमबत्ती का नाम आशा थी और चारों आपस में बातचीत कर रही थी। शांति मोमबत्ती बोली, देखो बहना, मैं तो शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि चारों ओर आपाझापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर शांति मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर विश्वास भी अपने मन की बात को कहने लगती है। देखो, मैं भी विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। फिर तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी और वो भी अपने मन की बात बोल दी। देखो, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ,
लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भाव नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं रही। मेरे लिए यहाँ से जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक प्रवेश कर जाता है। बालक ने मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो बालक दुखी मन से बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा करके कैसे जा सकती हो तुम? तुझे तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुम मेरा साथ छोड़कर चली गई हो। अब मैं क्या करूँगा? बालक की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोलती है, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक बहुत खुश हुआ। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया और चारों मोमबत्तियां फिर से जलने लगी। एक कहानी है एक तोते और एक कबूतर की। बहुत समय पहले की बात है। तोते और कबूतर की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों घुल मिल कर रहते थे और जब भी कहीं जाने का रहता था तो दोनों साथ में जाता था। इसी तरह इन दोनों का दोस्ती बहुत दिनों तक चलता आ रहा था। फिर एक दिन दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है और दोनों अपनी अपनी तारीफ करने लगता है। कबूतर बोलता है, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। फिर तोता बोलता है, नहीं, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। फिर कबूतर बोलता है, मुझे मनुष्य पालते हैं और मुझे खाना भी देते हैं। फिर तोता बोला, हाँ तो क्या हो गया, मनुष्य तो मुझे भी पालते हैं और तुमसे अच्छे अच्छे खाना भी मुझे देते हैं। फिर कबूतर बोलता है, मेरे मालिक मुझे बहुत चाहते हैं और मुझे मेरे परिवार के साथ में ही रहने देते हैं। फिर तोता बोला, तुझे तो बस मालिक ही चाहते हैं, लेकिन मुझे उस घर का सारा सदस्य चाहता है और मुझे खाना भी सभी सदस्य मिलकर देता है। फिर कबूतर बोलता है, अरे मुझे देखो, मुझे तो वो खुले में ही रखता है और तुझे एक पिंजरे में बंद करके रखता है और तुझे कभी भी अपना परिवार से भी नहीं मिलने देता है। फिर तोता बोलता है, अरे देखो भाई, ऐसा नहीं है। मालिक मेरा फिक्र करते हैं, इसलिए मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं। तुम ही देखो, तुम लोग बाहर रहते हो लेकिन तुम लोग सुरक्षित नहीं रहते हो। 2 पैसों के लिए मालिक तुम्हें बेच देता है और तुम्हारे अंडों को भी बेच देता है और कभी कभी तो तुम्हें खुद मार कर भी खा जाता है। और मुझे ही देखो, अगर मुझे कहीं खरोच भी आ जाता है तो मालिक मेरे सेवा करते हैं। इतना कुछ सुनकर कबूतर का मुंह लटक जाता है और वो उदास हो जाता है और वो अपने घमंडी सोच पर पछतावा करने लगते हैं। बेवकूफ सियार। एक जंगल में एक सियार घूम रहा होता है और वो सियार भोजन की तलाश में होता है, लेकिन उसे जंगल में कहीं भी भोजन नहीं मिलता है। फिर वो भोजन की तलाश करते हुए नदी के किनारे आ पहुंचता है और वो देखता है कि नदी में एक बत्तख तैर रहा है। उसे देखकर सियार खुश हो जाता है। फिर वो सियार सोचने लगता है, अरे वाह, क्या भोजन मिला है मुझे। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो 2-3 दिन तक मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं उसे अपने पास लाऊं कैसे? फिर वो सियार कुछ सोचने लगता है और एक उपाय वो सोच निकालता है। अरे बत्तख भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मैं अकेला हूँ। कृपया करके तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अरे भाई, तुम रोवो मत। चलो, मैं तुमसे दोस्ती कर लिया। मैं तुम्हें रोज इसी पानी के अंदर मिलूंगा। अरे बत्तख भाई, दोस्ती करने का क्या फायदा होगा जब आप मेरे साथ ही नहीं रहिएगा? तो तुम ऐसा करो, तुम पानी से बाहर आ जाओ और हम दोनों मिलकर चलो जंगल में घूमते हैं। अरे सियार भाई,
तुम भी तो मेरे पास आ सकते हो, तुम ही मेरे पास आ जाओ। अरे बत्तख भाई, मैं पानी में तैर नहीं सकता हूँ ना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी में बचा लूंगा। फिर वो सियार लालच में आकर पानी में कूद जाता है। फिर क्या, पानी की लहर अपने साथ उसे ले चला जाता है और बत्तख की जान बच जाती है। एक दिन की बात है। एक ऊंट और उसका बच्चा दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से मैं कुछ बातें सोच रहा हूँ। क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? फिर ऊंट बोला, हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो। अगर मुझे इस सवाल का जवाब पता होगा तो मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। पिताजी, हम ऊँटों के पीठ पर कुब्बड़ क्यों होता है? देखो बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुब्बर इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा कर रख सके। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं पिताजी? देखो, जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में ही चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा पिताजी, हमारे पीठ में कुब्बड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो मैं समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण क्या है? इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। आखिर ये इतनी घनी क्यों है? बेटे, ये पलके हमारी आंखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। पिताजी, अब मैं समझ गया कि हमारी ऊँट में कुबड़ पानी जमा कर रखने में काम आती है और लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने में मदद करती है, और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए है। एक बार बैगन और प्याज में लड़ाई हो रही थी। दोनों आपस में लड़ते हुए बोल रहा था, सब्जियों का राजा मैं हूँ, नहीं 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 मैं हूँ। इसी प्रकार से बोलते हुए दोनों लड़ रहे थे। तभी वहां पर आलू आ जाता है और आलू उन दोनों से पूछता है, अरे भाई, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तभी बैगन बोलता है, देखो आलू भाई, सब्जियों का राजा मैं हूँ, क्योंकि मेरी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है और मुझे आलूओं के साथ भी बनाया जाता है। फिर आलू बोला, बस इतनी सी बात? प्याज, तुम अपने बारे में बताओ। फिर प्याज बोलता है, देखो आलू भाई, सब्जियों का राजा तो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे हर एक सब्जियां में डालते हैं और अगर मुझे कोई सब्जियां में ना डाले तो वो सब्जी अच्छी ही नहीं लगती है, इसीलिए सब्जियों का राजा मैं हूँ। फिर हंसते हुए आलू बोला, हा 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 हा, देखो प्याज भाई, ऐसी बात नहीं है। सब्जियों का राजा ना तुम हो और ना ही तुम हो। सब्जियों का राजा मैं हूँ, क्योंकि मुझे हर लोग पसंद करते हैं और मुझे हर एक सब्जियों के साथ मिलाकर बनाते हैं। अगर बैगन नहीं रहा तो पलाकी गोभी और अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर हमें बनाते हैं और लोग मुझे सब्जियां ही नहीं, अन्य अन्य प्रकार की स्वादिष्ट चीज बनाकर खाते हैं। हर एक खाने वाले चीज में सिर्फ आलू का ही नाम रहता है, इसीलिए तुम सबसे बढ़कर मैं हूँ और मुझे सब्जियों का राजा भी कहा गया है। आलू की इतना बात सुनकर उन दोनों का मुंह लटक जाता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लालची सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में
एक सियार घूम रहा था और उस सियार को बहुत जोरों से भूख लगी थी और वो भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। फिर वो जंगल में इसी तरह घूमता रहा। तभी उस सियार को एक चूहा मिलता है, लेकिन वो चूहा बहुत छोटा था। उस चूहे को देखकर सियार बोलता है, अरे ये तो बहुत छोटी है, इससे मेरा पेट में क्या होगा, चलो बड़ा ढूंढते हैं। फिर वो सियार उस चूहे को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर वो जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसे एक खरगोश दिखता है। फिर वो बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खरगोश है, अगर मैं इसे मारूंगा तो मेरा खाना 2-3 दिन तक चलेगा और 2-3 दिनों तक मुझे जंगल में भटकना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो सियार खरगोश का पीछा करने लगता है, लेकिन वो खरगोश इस सियार के हाथ में नहीं आता है और वो वहां से निकल भागता है। फिर सियार थक कर वहीं रुक जाता है। फिर सियार सोचने लगता है, अरे ये शिकार तो मेरे हाथ से निकल भागा, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं दौड़ दौड़ कर थक भी गया हूँ। चलो उस चूहे को ही मार कर खा लेता हूँ मैं। फिर सियार उसी पेड़ के पास पहुंचता है, लेकिन वो चूहा वहां पर नहीं रहता है। फिर वो सियार भूख के कारण कमजोर पड़ जाता है। फिर वो अपने किए हुए गलती पर पछतावा करने लगता है। घमंडी पेड़। एक जंगल में एक बरगद और एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ पर बहुत सारे रसीले आम लगे हुए थे। उस पेड़ के नीचे लोग आकर विश्राम करते थे। विश्राम करने के साथ साथ उसके मीठे फलों का भी आनंद लेते थे और बरगद के पेड़ के ओर कोई भी देखता भी नहीं था। धीरे धीरे उस आम के पेड़ को अपने ऊपर बड़ा घमंड होने लगा और वो घमंड रूप में ही बरगद के पेड़ से बोला, अरे बरगद भाई, तुम्हें तो कोई देखता भी नहीं है और मुझे देखो, प्रत्येक व्यक्ति मुझे और मेरे स्वादिष्ट फलों को ही पसंद करता है और तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं है। फिर बरगद का पेड़ बोला, अरे आम भाई, इतना घमंड करना अच्छा नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक विशेष महत्व और उपयोग होता है। इसके अगले ही दिन कुछ बच्चे उस घमंडी पेड़ के सारे आम तोड़ डाले और साथ में टहनियों एवं पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। आम का फल और टहनियाँ और पत्तियां टूटने के बाद आम दिखने में बड़ा भद्दा लग रहा था। आम के पेड़ की ऐसी स्थिति देखकर बरगद का पेड़ बोला, अरे आम भाई, घमंड हमेशा मुसीबत में ही डालता है। अरे तुम ही देखो, तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई है और मुझे देखो, मैं अब भी यहाँ पर वैसा ही सुरक्षित खड़ा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। बरगद के पेड़ के यह बात सुनकर आम को बहुत बुरा लगा और वो अपने किए हुए गलती पर पछतावा करने लगता है। एक बार एक आलू राजा किसी बुद्धिमान सब्जी को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। इसीलिए उसने एक योजना बनाई और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी एक पहेली का जवाब देगा वह उसे ही अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। फिर सभी सब्जियां उस सभा में आ गए। फिर आलू राजा पहेली बुझाने लगे। एक आदमी के पास एक शेर, एक बकरी और घास का एक परिंदा है और वहीं बगल में भी एक नदी है। अब बताओ, वह व्यक्ति तीनों को किस प्रकार नदी पार ले जाएंगे ताकि शेर बकरी को और बकरी घास को ना खा सके, जबकि नाव में एक ही बार में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। अब बताओ,
वह आदमी क्या करेगा। फिर सभी सब्जियां सोचने लगे और बहुत से सब्जियों ने इस पहेली को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तभी एक बैगन आलू राजा के पास आया और बोला, महाराज, पहेली के लिए मेरा हल इस प्रकार है। वह व्यक्ति पहले बकरी को नदी के पार लेकर जाएगा, फिर वो शेर को नदी पार कर ले जाएगा, फिर बकरी को अपने साथ वापस लेकर जाएगा, तब वह घास को लेकर जाएगा और फिर बकरी को लेकर जाएगा। इस प्रकार तीनों नदी पार हो जाएंगे। फिर आलू राजा उसकी चतुराई एवं बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ और उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। एक कहानी है एक हिरन की। एक हिरन नदी के किनारे पानी पीने जाती है और वो नदी के किनारे जाकर वो नदी से पानी पीने लगती है। वो जब पानी पी रही होती है तभी उसका परछाई पानी में दिख रहा होता है। उस परछाई में उसका सींग बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। वो हिरन अपनी सींग को देखकर खुश हो जाती है और वो हिरन मन ही मन में सोचने लगा, अरे वाह, ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर सींग दिया है। काश मेरे पैर भी इतनी ही खूबसूरत होते। ये इतने पतले हैं कि मैं इन्हें देखकर दुखी हो जाता हूँ। हिरन ये सोच रही होती है, तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और उस पर झपट पड़ता है। फिर हिरन ने अपने फुर्तीलों पैरों से छलांग लगाई और वहाँ से दूर निकल गया। जब वह हिरन भाग रहा होता है तभी उसका सींग एक झाड़ में फंस जाता है। फिर वह हिरन उस झाड़ से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो वहाँ से निकल नहीं पाती है। हिरन ने बहुत जोर लगाया पर भागने में सफल नहीं हुआ। फिर वह शेर वहाँ आ जाता है और उसे मारकर खा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।